नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल में मैं घनश्याम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा जो होने वाली है उसमें और आरओ की परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं जो आपको बताने वाला हूँ, इसमें आज का जो मेरा टॉपिक है वो है समास। आज समास के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं और आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा वीडियो को और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छी नॉलेज इसमें से हो सके, क्योंकि समास के कोई भी प्रश्न आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, आज मैं ये जो उदाहरण बताने वाला हूँ उसमें से बाहर नहीं जाएगा। एग्ज़ाम से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। और एग्ज़ाम की बिल्कुल उसका प्रकार, उसके उदाहरण, आपको बहुत ज़्यादा उदाहरण मैं लिखवाने वाला हूँ। एक एक भेद के जो उदाहरण हैं समास के, एक एक तरह के मैं कम से कम 20-25 या उदाहरण आपको लिखवाने वाला हूँ और वो निश्चित तौर पर वो उदाहरण हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हर परीक्षा में ये घूम फिर कर आने वाले हैं, आते हैं प्रश्न। ये तो समास का पूरा आपका समझिए सॉल्यूशन हो गया, आपकी समस्या समाप्त होने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। यानी जो आपकी समास में समस्या थी कि जी समास नहीं आ रहा है, बड़ा कठिन होता है, ये तमाम चीज़ें आप जो है बार बार कहते रहते हो, आज ये वीडियो देख लेने के बाद आपकी ये समस्या आप ये कहना बंद कर दोगे कि अब मुझे समास समझ में नहीं आ रहा। इतने अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि समास जो है आपके लिए बिल्कुल एकदम चुटकियों में टिप्स पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और इसको नोट भी करते जाइए ताकि आपका एक बेहतरीन नोट तैयार हो जाए और आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आप कर लीजिएगा ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन इसका मिल सके और तुरंत आपको मिले। जैसे ही पता लगे आप इसको दूसरे दोस्तों को भी आप जो है इसको शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और परीक्षा में सफलता पा सकें। सभी परीक्षाओं के लिए जो एक दिन ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, आरओ का है, अभी आपका पुलिस का एग्ज़ाम है, उसमें इसके अलावा और हिंदी से संबंधित जितने भी आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसमें हिंदी समास पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, उसमें सभी के लिए ये जो है हमारा जो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, आप शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या है? समास है। ठीक है, क्या आज का हमारा टॉपिक? समास। तो दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले जो है समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, समास शब्द बना कैसे है, सबसे पहले मैं इस पर आपको बात करता हूं, बताने वाला हूं क्या है समास शब्द की व्युत्पत्ति। समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे ये उत्पन्न हुआ, कैसे बना ये। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हम देखते हैं कि समास शब्द जो है सम और आस से मिलकर बना हुआ है। किससे? सम और आस। ये क्या है? सम तो सबसे पहले आप जान लीजिए, ये सम क्या है? ये है उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। सम उपसर्ग है और इसमें जो जुड़ा है ये आस क्या है? ये प्रत्यय है। ठीक, सम उपसर्ग है और आस क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, सम का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हम देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? पूर्णतया, पूर्णतया या पूर्ण रूप से। और आस का अर्थ होता है निकट आना। क्या अर्थ होता है? निकट आना। तो इस तरह हमने देखा कि दो शब्दों से मिलकर ये जो बना है अभी सम और आस। तो उपसर्ग सम का अर्थ हो गया पूर्णतया और आस का अर्थ हो गया निकट आना। इस तरह से जब हमें दोनों का मिला देते हैं तो दोनों मिलके बन जाता है समास और इनका अर्थ क्या बन जाता है? पूर्णतया निकट आना या मिल जाना। इसका अर्थ यहाँ पर निकट आना या मिल जाना भी यहाँ पर इसका अर्थ होगा, मिल जाना। तो इस प्रकार समास का जो पूर्णतया अर्थ हो गया यहाँ पर समास का अर्थ क्या हो गया जो है ये जो इस तरह से बना है पूर्णतया मिल जाना, पूर्णतया मिल जाना, पूर्णतया मिल जाना। ठीक है, ये तो इसका ये जो
व्युत्पत्ति से निकला हुआ जो इसका अर्थ है वो है। अब आपका जो है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये हम देखेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त करना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। तो ये जो संक्षिप्त करना अर्थ है इसका और क्या प्रयोग क्या है व्यापक, कि यानी समास का महत्व क्या है, हम समास का प्रयोग हिंदी में क्यों करते हैं। तो समास का अर्थ यानी अधिक बात को, हमको कोई अधिक बात कहनी है, ज़्यादा बात कहनी हो तो उसको कम शब्दों में कहना हो तो उसके लिए हम समास का प्रयोग करते हैं। संक्षिप्त शब्दों में, थोड़े से शब्दों में कहना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? समास का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर समास का शाब्दिक अर्थ हो गया संक्षिप्त करना। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं इसकी परिभाषा पर। परिभाषा इसकी क्या है? देखिए ये तो इसकी व्युत्पत्ति हो गई, समास का शाब्दिक अर्थ। अब हम इसकी आते हैं परिभाषा पर। समास की परिभाषा, समास की परिभाषा, समास की परिभाषा आपसे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में पूछ लेता है। सीधे सीधे विकल्प उसमें देगा, दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो है जो नया शब्द बनता है उसको हम समास कहते हैं। यानी कि समास में दो पदों का मेल होता है। इसके पहले आपने संधि पढ़ा होगा, हमारी अगली वीडियो संधि की आने वाली है, उसमें संधि के बारे में आपको बताएंगे। तो उसमें संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। लेकिन समास में, समास और संधि में अंतर यह है कि समास में दो पदों या शब्दों का मेल होता है, जबकि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। तो ये परिभाषा के रूप में भी प्रश्न आता है। आइए हम पहले परिभाषा देख रहे हैं, उसके बाद फिर और आगे बात करते हैं। तो हम अब यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं कि समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के मेल से नए सार्थक शब्द का निर्माण, नए सार्थक शब्द का निर्माण, नए सार्थक शब्द का निर्माण समास कहलाता है, समास कहलाता है। इसको आप हमारे साथ साथ लिखते जाइए, ठीक है। दो या दो से अधिक पदों के मेल से नए सार्थक शब्द का निर्माण समास कहलाता है। यानी दो पद हम मिला दिए आपस में उनका, तो ये जो है उनके मेल से जो है नया शब्द का निर्माण हो जाता है। हम इसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं, और इसकी परिभाषा की दूसरी परिभाषा इसके आप इसकी लिख लीजिए। एक तो ये हो गया, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के बीच से कारक चिन्ह या कारक चिन्हों का, कर लीजिए क्योंकि परिभाषा है, तो कारक चिन्हों का लोप हो जाना, कारक चिन्हों का लोप हो जाना, कारक चिन्हों का लोप हो जाना समास कहलाता है, समास कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस जो परिभाषा यहाँ पर मैंने बताया कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से, तो मेल इनका बनता कैसे, वास्तव में होता क्या है, तो ये चीज यहाँ पर देखा है कि दो या दो से अधिक पदों के बीच से किसका? कारक चिन्हों का। हम इसके बीच में जो कारक चिन्ह आते हैं, कारक चिन्ह को हम योजक चिन्ह, इसमें योजक चिन्ह भी आपको लिख सकते हैं, कारक चिन्ह भी, यानी कि जो दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, जोड़ने वाले जो शब्द है आ रहे हैं, उनका लोप हो जाए, यानी वो हट जाए, उसमें से छिप जाए, उनको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अभी देखिए उदाहरण से स्पष्ट हो जा रहा है समास कहलाता है कैसे। जैसे देखिए अभी हम बना रहे हैं एक राजा की माता, ने एक दो शब्द यहाँ पे लिखा, क्या? राजा
की माता। क्या लिखा? राजा की माता। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ये आ रहा है ये क्या है? बीच में जो है ये कारक चिन्ह है, जो कि संबंध कारक का चिन्ह है। तो अब जब हम इसको समास बनाएंगे, जो नया शब्द इससे बनेगा राजा की माता से, तो ये बन जाएगा राजमाता। क्या बन जाएगा? राजमाता। ठीक। अब ये देखिए जो राजमाता शब्द बना है, तो यहां से ये शब्द जो है बीच में से ये वाला ये क्या हुआ है? ये हट गया, लोप हो गया इसका है, इसलिए नया शब्द एक सार्थक शब्द बन गया। हमने कहा ना कि नए सार्थक शब्द का, यानी कि वो शब्द उसका कुछ न अर्थ निकल रहा है, वो सार्थक शब्द बन गया है। तो ये बन गया है राजमाता। ठीक है। इसी तरह से और हमने एक उदाहरण ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया क्या? राम और श्याम। राम और श्याम। ठीक। अब इसका ये जो दो शब्द हैं इनको हमको मेल करके बना देना है। तो इनके बीच में देखिए इसका लोप हो गया और यहाँ पर आ गया योजक चिन्ह राम श्याम। इस तरह से जो ये आ गया, ये द्वंद्व समास का उदाहरण। अभी आपको समास के भेद बताए जाएंगे तो उसमें ये चीज आने वाली है। तो ये है देखिए कारक चिन्ह का लोप यहाँ पर और यहाँ पर भी, और ये योजक शब्द क्या और क्या है? योजक शब्द है। ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ये और क्या है? ये और योजक शब्द है। यहाँ पर ये क्या है? योजक शब्द। योजक का मतलब जोड़ने वाला, योजक शब्द है। ये किसको जोड़ रहा है? राम और श्याम को। देखिए ये जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये योजक शब्द हो गया। और यहाँ पर ये कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों से जोड़ता है। तो यहां देखिए राजा संज्ञा शब्द है, वो संबंध जोड़ रहा है। की शब्द जो आया है उनके दूसरे संज्ञा शब्दों से संबंध जोड़ रहा है, माता से जोड़ रहा है, राजा की माता। तो यहां पर ये क्या हो गया? ये जो है आपका कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों परिभाषाएं हमारी यहाँ पर उदाहरण के द्वारा स्पष्ट हो गई है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये देखिए योजक शब्द और ये की कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। दोनों परिभाषाएं आपको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं आगे इसी में कि समास में दो पदों का जो मेल हो रहा है उससे क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। समास में दो पदों का मेल। देखिए ब्लैक, समास में ये विशेष तथ्य कुछ है समास के बारे में। समास में दो पदों के मेल से, दो पदों के मेल से जो नया पद बनता है, जो नया पद या शब्द, नया पद या शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको सामासिक पद कहते हैं। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? उसको सामासिक पद, या इसी को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। ठीक है। यानी जो दो शब्द बने उसमें से नए शब्द का निर्माण हो गया, उसको हम क्या कहे? सामासिक पद या समस्त पद हम इसको कहते हैं। जो यानी दो शब्द बना, जैसे अभी उदाहरण हमने पीछे जो लिया था, राजा की माता, राजा की माता, इससे जो शब्द बन गया वो बन गया राजमाता। ठीक। तो अब यहां देखिए दोस्तों, ये जो क्या है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे समस्त पद। क्या कहेंगे इसको? समस्त पद। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसमें समस्त पद कौन सा है। ठीक है। तो ये समस्त पद ये हो गया। इसके अलावा अब ये जो दो पद मेल से बन रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनका भी कुछ न कुछ नाम है। तो उनका क्या नाम है? ध्यान से देखिएगा क्या है। इसको हम कहते हैं जो पहला पद जुड़ता है, यानी कि इसको हम पहला पद और जो इसमें दूसरा जुड़ रहा है उसको हम कहते हैं दूसरा पद। क्या कहते हैं? पहला पद और
दूसरा पद, मिलकर दोनों जो बना दिए वो क्या बन गए, समस्त पद। इसके अलावा इनका और भी दूसरा नाम है, पहला पद को कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं, पूर्व पद, जो पहले का है, और इसको हम कहते हैं उत्तर पद। इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। तो यहां देखिए पूर्व पद और उत्तर पद, या पहला पद या दूसरा पद, इस तरह से हो जाएगा। और ये जो हो गया हमारा क्या है, समस्त पद हो गया। तो ये आप विशेष जानकारी रखिए, क्योंकि प्रश्न में कई बार आपके समास दे देता है और उसमें से पूछ लेता है कि इसका पूर्व पद बताइए या इसका उत्तर पद बताइए, वो क्या होगा। तो जब आप ये जानते रहेंगे तभी ना बता पाएंगे बढ़िया से कि पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा, और समस्त पद क्या होता है। ये दोनों आपको यहाँ पर ध्यान से समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बात कर रहे हैं, इसमें दोनों आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये हो गया दो, पूर्व पद और उत्तर पद हो गया, ठीक है। अभी हम देखिए परिभाषा में ही चल रहे हैं, समाज को आपको समझा रहे हैं क्या चीज हुई है, ठीक है। पूर्व पद और उत्तर पद हो गया। इसके बाद अब दोनों आता है, देखिए कि ये जो पद आ गए, जुड़ गए, इनको हमने समस्त पद कहा। समास के पदों को जो अलग अलग हुए हैं, अब यहाँ पर एक बात और लिख रहे हैं, समास के यहाँ पे समास जो शब्द कहा गया है, तो इसका मतलब हम अभी बता रहे हैं, समास के सभी पदों को अलग अलग करना। समास के सभी पदों को अलग अलग करना, ये भी एक क्रिया है। इसको हम क्या कहते हैं, समास के जो पद हैं, जो दोनों पद समास को, उसको अलग अलग करना क्या कहलाता है, क्या है, समास के पदों को अलग अलग करना क्या है, उसको हम कहते हैं समास विग्रह। क्या कहते हैं, समास विग्रह। देखिएगा एक संधि विच्छेद है और यहां पर क्या है, समास विग्रह। समास विग्रह क्या है, समास के सभी पदों को अलग अलग करना, समास विग्रह। अगर उसमें दो पद हैं तो उनको दो पदों में अलग कर देना, तीन पद हैं तो तीन पदों में अलग अलग कर देना, यही क्या है, समास विग्रह। मतलब उनको फिर से वापस जिन शब्दों से वो बने थे उसी में उनको तोड़ना, वो क्या है, समास विग्रह है। और समास विग्रह या समस्त पद, हम समास को ही क्या कहते हैं, इसी को हम समस्त पद कहते हैं, समास को ही समस्त पद कहते हैं। तो ठीक है, तो समस्त पद या समास को उसके पदों में अलग अलग करना क्या है, समास विग्रह कहलाते हैं। और इसी का देखिए समास विग्रह का ही एक अलग से स्पेशल नाम है, एक शब्द में क्या है, व्यास। क्या नाम है, व्यास। समास के पदों को अलग अलग करना क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, व्यास यानी समास को पदों को अलग अलग करना व्यास है। अब देखिए, अब आपसे इसका विलोम पूछ लेता है, कई बार इसे क्या पूछ लिया है कि समास का विलोम शब्द क्या होगा, समास का विलोम शब्द यानी उल्टा अर्थ देने वाला, तो वो क्या हो जाएगा, समास का विलोम शब्द क्या है, आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, और ये क्या है, व्यास। ठीक है, समास का विलोम हो गया व्यास। व्यास का शाब्दिक अर्थ विस्तार करना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, विस्तार करना। ठीक, और समास का अर्थ क्या था, समस्त पद का अर्थ क्या था, इसका क्या अर्थ था, संक्षिप्त करना। तो देखिए ये दोनों विलोम हो गए कि नहीं हो गए, एक का अर्थ हुआ क्या, संक्षिप्त करना, और दूसरे का विस्तार करना। तो व्यास का समास और समास का व्यास। तो इसी के साथ आपका एक विलोम शब्द भी यहाँ पर आपको मिल गया, ध्यान रखिएगा, ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, इसको आप बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं, ये आ गया समास, व्यास हो गया, पूर्व पद, उत्तर पद, आपको ये बिल्कुल बेसिक जानकारी जो आपको वो हो गई। अब हम बात करते हैं कि समास के भेद कौन कौन से हैं, समास के भेद या प्रकार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आता है। ठीक है,
समास के भेद, हम यहां पर लिख रहे हैं समास के भेद या प्रकार, समास के भेद या प्रकार। इसके पहले आपको जितनी चीजें बताई गई हैं समास को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको जानना हमेशा जरूरी है कि प्रथम पद क्या है, उत्तर पद क्या है या पूर्व पद, और दूसरा पद क्या है, समस्त पद क्या है, व्यास क्या है, ये आगे आपको समझने में मदद मिलने वाली है। तो समास के भेद या प्रकार, देखिए यहाँ पर दो आधार हैं, दो आधारों की बात करेंगे। पहला जो है ये करेंगे प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर या अर्थ के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और एक दूसरा है पदों की प्रधानता के आधार पर। दो भेद इसमें आते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार, पदों की प्रधानता के आधार पर, ठीक है। तो यहां पर प्रयोग के आधार पर इसके 6 भेद हैं, ठीक है, 6 भेद हैं, प्रयोग के आधार पर 6 भेद हैं, और यहां पर इसके आधार पर जो है इसके 4 भेद हैं, ठीक है। तो अब जिस तरह से आपको प्रश्न पूछे आप उस तरह से उसकी बात करिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। देखिए प्रयोग के आधार पर इसमें जो पहला, आप सभी नाम यहां पर हम लिख लेते हैं। पहला हम लिख रहे हैं अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक। इसके बाद इसमें दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। फिर इसके बाद तीसरा है आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, हमारे साथ साथ नोट करते जाइए आप, कर्मधारय समास। फिर इसके बाद चौथा है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि, हाँ पर देखिए यहाँ पे हर्ष की मात्रा लगेगी, बहुब्रीहि समास, ठीक है। फिर इसके बाद पांचवा भेद है द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक। फिर इसके बाद इसका छठवां है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ये तो हो गए 6 भेद किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, जो इसमें 4 भेद आ रहे हैं, ये है पदों की प्रधानता के आधार पर। तो अब ये इसमें पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसमें जो है प्रथम पद प्रधान होता है, क्या होता है, प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद इसमें प्रधान है, ठीक है। ये प्रथम प्रधानता के आधार पर। इसके बाद दूसरा क्या है आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इसमें जो है आपका दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान है, ठीक, इसमें दूसरा पद प्रधान है। फिर इसके बाद तीसरा आपका आ गया बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। इसमें है अन्य पद प्रधान होता है, ना तो पहला ना तो दूसरा, इसमें क्या है अन्य पद प्रधान है, यहाँ पर अन्य पद प्रधान है। और इसके बाद इसमें चौथा जो भेद है इसका आता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। इसमें क्या है दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें क्या है दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। ये आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे इसमें, देखिए आप प्रश्न आपका किस तरह से आता है वो भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। कई बार आपको प्रश्न आएगा सीधे, अगर पूछता है कि समास के कितने भेद हैं, तो आपको क्या बताना है, 6 बताना है, ठीक। समास के कितने भेद,
6 भेद बताना है। फिर इसके बाद अगर पूछ ले कि पदों की प्रधानता के आधार पर कितने भेद हैं, तब आपको कितने बताने हैं, ये वाले 4 बताने हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ये प्रश्न है, कई बार आपसे ऐसा पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा एक समास का भेद नहीं है या समास का एक प्रकार नहीं है, तो उसमें क्या ऑप्शन आपको देगा। अव्ययी भाव दे दिया, तत्पुरुष दे दिया, कर्मधारय दे दिया, और एक इसमें लिख दिया इसने, यहाँ पे तत्पुरुष है तो इसी से मिलता जुलता क्या लिख दिया, पुरुषवाचक समास, या समास ना लिखे खाली पुरुषवाचक लिख देगा, तब तो मामला फंसेगा ना। तो ये इस तरह से आपको ये उलझाता है प्रश्नों में। तो आपको क्या यहाँ पे करना है, यही ध्यान देना, जब आपको भेद याद रहेंगे तो आप 1 मिनट भी देरी नहीं लगाएंगे, तुरंत प्रश्न पढ़ते आपको पता चल जाएगा, अरे ये तो पुरुषवाचक, तो ये दूसरी चीज आ गई, ये तो समास का भेद है ही नहीं, तो ये कहाँ से इसमें दे दिया है, तुरंत आपको पता चल जाने वाला है। तो आप इसका भेद जरूर याद रखिए, क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। सिर्फ देखने को तो बड़ा सामान्य लग रहा है कि अरे ये तो बहुत आसान पूछ लिया, क्या कि समास का भेद पूछ लिया, ये हमको नहीं आ रहा है, लेकिन आ क्यों नहीं रहा है, आ तो रहा है, लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें पता चला कि हम जो है घन चक्कर खा गए और परीक्षा में दे के आए, बाहर निकल आए, खूब कॉलर टाइट कर रहे हैं, अरे वाह क्या हमने तो बहुत बढ़िया करके आए हैं, और बाहर आके देख रहे हैं कि गलत हो गया, अब क्या करेंगे। ठीक है। तो अब ये चीज जो है आपको याद रखनी है कि ये समास के भेद हैं, संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, समास के भेद, विशेषण के भेद। कई नाम ऐसे हैं जो आपको एक जैसे उसमें दिखते हैं, तो वहां पर आपको ये प्रश्न जब पूछ लेता है तो आपके लिए समस्या हो जाती है। ठीक है। तो अब ये चीज आपने लिख लिया होगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा एक बात इसमें आपको और बताने जा रहे हैं, वो क्या है देखिएगा। हाँ, यहां पर आ रहा है पदों की प्रधानता के आधार पर हम पद की प्रधानता ज्ञात कैसे करेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो ये है, कैसे हम जानेंगे कि कौन सा पद प्रधान है। यहां पर देखिए कि अव्ययी भाव समास प्रथम पद देख दिया, यहाँ द्वितीय पद, अन्य पद, और यहाँ दोनों पद प्रधान है। कैसे हम जानेंगे, ठीक है, तो इसको हम उदाहरण के द्वारा एक देखते हैं। इसकी एक तरीका मैं अचूक तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको पहचान जाएंगे। क्या करेंगे, जो भी समास आने वाला है आपको मिलेगा, जो भी उदाहरण मिलेगा आप उसको वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। ठीक है। वाक्य में जब आप प्रयोग कर देंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा पद प्रधान हो रहा है। वो कैसे पता चलेगा, आइए देखते हैं। जैसे हमने एक वाक्य लिखा यहां पर, जलधारा, एक समास है, यह एक सामासिक पद है, जलधारा। ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया भैया इसमें कौन सा पद प्रधान है, अब बताओ कैसे पता लगेगा। जलधारा समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास इसमें आ रहा है, तो कैसे पता लगा कि ये तत्पुरुष है या कौन सा पद प्रधान है, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तब जाके देखेंगे। अब हम देखिए यहां पर क्या करते हैं, जलधारा, वाक्य जो प्रयोग होता है क्या, जलधारा बह रहा है, बह रहा है। एक वाक्य हमने ये बना दिया, सही है, नहीं, जलधारा बह रहा है। अब लीजिए हमने दूसरा बनाया, क्या, जलधारा बह रही है। सही वाक्य क्या होगा, जलधारा बह रही है। ये देखिए हमने 2 वाक्य प्रयोग यहां पर आपके सामने कर दिए। ठीक है। तो अब कौन सा वाला सही है, देखिए जलधारा बह रहा है, ये क्या है, गलत है, और ये क्या है, ये सही प्रयोग हुआ। तो सबसे पहले तो हमने सही प्रयोग किया। अब इसके बाद देखिए इसमें जो ये हमने ये लगाया है, ये रही है, ठीक है, ये क्या है, स्त्रीलिंग का प्रतीक है, और यह जो बदल रहा है यहाँ पर ये किसकी वजह से बदल रहा है, ये धारा की वजह से बदल रहा है। जल प्लस यहाँ पर क्या है, धारा। तो वाक्य में स्त्रीलिंग और जो परिवर्तन हो रहा है वो इस पद के अनुसार इसमें परिवर्तन हो जा रहा है। जो दूसरा पद है उसके अनुसार हम इसमें क्रिया में परिवर्तन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इसके अनुसार क्रिया बदल रही है। ठीक है, जल के अनुसार नहीं लगा रहे, तो प्राथमिकता इसको मिल रही है। वाक्य में जो हम कर रहे हैं प्राथमिकता इसको मिल रही है, इसलिए जो है हमने इसको रही है किया। जलधारा बह रही है, बह रहा है शब्द नहीं किया, अगर रहा है कर रहे हैं तो इसको प्राथमिकता मिल रही है, लेकिन ये वाक्य शुद्ध नहीं है, सही नहीं है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना। हाँ, तो अब देखिए ये क्या है, जलधारा बह रही है। तो अब ये पद जो है इसके आधार पे यहाँ पे क्रिया में
परिवर्तन हो गया। तो ये इसको डिपेंड कर दिया है, इसको बदल दिया है। तो ये जो है वाक्य को डोमिनेट कर रहा है, आगे आगे इसको लेके चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा वाक्य बन रहा है। इसलिए ये शब्द जो है इसमें प्रधान हो गया। महत्वपूर्ण अर्थ यहाँ देने वाला है। तो यहाँ पर ये जो हो गया प्रधान पद हो गया। ठीक है, प्रधान पद हो गया। कौन सा आया ना? ठीक है। अब हम एक उदाहरण और ले रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आते, एक ही उदाहरण बता के और आगे बढ़ रहे हैं, लो भैया एक और ले लेते हैं। क्या है देखो, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, ये हमने एक ले लिया समास, समासिक पद है ना ये। हाँ, तो अब देखिए क्या, राधा कृष्ण का वाक्य प्रयोग कर लो। राधा कृष्ण आ रही है। क्या, राधा कृष्ण, हम इसे पूरा लिख रहे हैं, राधा कृष्ण आ रही है। ठीक, हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा, राधा कृष्ण आ रही है। एक और लिखते रहे हैं, राधा कृष्ण, अब हमने इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, आ रहा है, आ रहा है। ठीक, दोनों सही लग रहा है? नहीं। अब देखिए, अब हम जो सही लिखेंगे क्या, राधा कृष्ण आ रहे हैं। क्या लिखेंगे, आ रहे हैं। ठीक, तो ये जो हमने लिखा कि राधा कृष्ण आ रहे हैं, देखिए ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक, अब देखिए ये भी गलत और ये भी गलत, तो कैसे, किस तरह से? देखिए हमने राधा के अनुसार ले लिया, हमने कहा भाई इसके अनुसार इसका हम लिंग लगाएंगे, रही है, तो राधा कृष्ण आ रही है। मजा नहीं आया ना? ठीक है, नहीं आया। फिर गलत, फिर क्या, कृष्ण के अनुसार ले लो भाई, चलो इनके अनुसार ले लो। क्या, राधा कृष्ण आ रहा है, तब भी नहीं, मजा नहीं आया। अब देखिए यहां पर क्या, राधा कृष्ण आ रहे हैं, यानी कि हमने दोनों को महत्व दे दिया, दोनों को। अब हमारा वाक्य क्या हो गया, सही हो गया। अब हमारा वाक्य सही हो गया। ठीक, तो अब यहां पर क्या हुआ, ये दोनों पद प्रधान हो गए, दोनों के अनुसार यहां पे मामला सेट होगा। यहां पर कह ले रहे हैं ना इसके अनुसार ना इसके अनुसार, तो ये क्या हुआ, द्वंद्व समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण। देखिए ये क्या है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में आपको क्या लिखा गया है, यहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी ऐसा नहीं कि पहला दूसरा प्रधान है, यहाँ दोनों दोनों जो वाक्य में अपने आप की उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये दोनों पद प्रधान हैं। अब आपको उम्मीद है कि इन दो उदाहरणों से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम पद की प्रधानता कैसे ज्ञात करेंगे। अब आपको कोई भी समास आए, उसको आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा वाक्य इसमें कौन सा पद प्रधान है, तो आप क्या करेंगे, उसका सीधे तुरंत आप वाक्य प्रयोग कर देंगे और उसमें देखेंगे कि क्रिया किसके अनुसार चल रही है, क्रिया किसके अनुसार चल रही है, और वही पद जिसके अनुसार क्रिया चल रही है वही पद जो हो जाएगा क्या, प्रधान पद हो जाएगा। और आप तुरंत क्या करेंगे, पदों की प्रधानता के आधार पर उसमें बता देंगे कि इसमें ये वाला है कि ये वाला है कि ये है कि ये है। ठीक, तो ये चार पद जो है पदों की प्रधानता के आधार पर समास की ये भेद हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं क्या, अव्ययी भाव समास पे। अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं कि उसके उदाहरण और उसकी परिभाषा क्या है। ठीक, समास के भेद या प्रकार। अब हम इसमें जो पहला हम लिख रहे हैं वो क्या है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, पहला हम इसमें लिखने जा रहे हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो। देखिए अव्ययी भाव, इसी में परिभाषा छिपी हुई इसके नाम में। जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद अव्यय हो,
अव्यय हो, और एक तो ये देखिए छोटी सी परिभाषा, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, ठीक है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसको हम पूरा कर लें, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक, एक तो ये परिभाषा हो गई अव्ययी भाव समास की, जिस समास का पहला पद अव्यय हो। ठीक है, इसके अलावा और एक परिभाषा इसमें आती है, इसी में हम कर रहे हैं कि जिस, एक तो ये हो गया जिस, अच्छे से इसको समझिएगा, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और समूचा पद या समस्त पद, इसको क्या कहेंगे, समूचा पद या समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करे। क्या करे, क्रिया विशेषण का कार्य करे, क्रिया विशेषण का कार्य करता है, क्रिया विशेषण का कार्य करता है। यहां पर वो होगा क्या, अव्ययी भाव समास होगा, समूचा पद अव्यय हो और इसमें क्या होगा, और करता है, और इसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। ये परिभाषा जब आपके दिमाग में रहेगी, आप कोई भी उदाहरण आएगा तुरंत उसे खलास कर देंगे। पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, और यही प्रधान पद, यही पद क्या होता है, अव्यय होता है, जो पहला पद है वही अव्यय होता है। ठीक है, आप इसे नोट करिए, फिर हम उदाहरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए क्या, कि किस तरह से मैं एक उदाहरण की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, उदाहरण दे रहे हैं, फिर इसके बाद है क्या, एक उदाहरण हम ले रहे हैं। जैसे उदाहरण से पहले आपको हम बता दें किस तरह के शब्द आते हैं। देखिए जो ये समास आएंगे, चलिए उदाहरण जैसे लेते हैं, उदाहरण हमने लिया, इसमें क्या, प्रतिदिन, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया कौन सा समास इसमें है, ठीक। तो यहां पर हम पहले दो पद अलग करेंगे। इसमें देखिए क्या है, पहला पद है प्रति और दूसरा पद क्या है, दिन। क्या है, दिन है। प्रति शब्द क्या है, यहां पर हमको यही पहचानना है कि प्रति शब्द क्या है। प्रति ही अव्यय शब्द है, अव्यय है। अब जिन लोगों को अव्यय नहीं आ रहा होगा उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपको यही बता दे रहा हूं कि अव्यय क्या है। हालांकि अव्यय का एक अलग टॉपिक है, उसकी एक वीडियो मेरी आने वाली है। मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको वो वीडियो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम अव्यय की बात कर रहे हैं कि प्रति क्या है, एक अव्यय है, ठीक है। लाल मार्कर, ठीक है। देखिए अव्यय, यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, अव्यय है, ठीक है। अव्यय, अव्यय का अर्थ क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे अव्यय क्या है। तो अव्यय क्या होता है कि वह शब्द जो बदलता नहीं है, अविकारी है, अविकारी है, अर्थात बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। वो क्या है, अविकारी है। जो व्यय न हो, जो व्यय न हो, जो व्यय न हो, वह क्या है,
अव्यय है। जो व्यय ना हो वह क्या है? अव्यय है। देखिए इसी शब्द को तोड़ दीजिए, अलग अलग कर दीजिए उसको, तो क्या हो जाएगा? वो अव्यय। अगर हम इसको इसमें अ निकाल दे रहे हैं तो देखिए हो गया ना, अधन व्यय। क्या हो गया? अव्यय। यानी जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो। क्या है व्यय? मतलब खर्च, रुपया खर्च करते हैं ना, वही वाला। खर्च ना हो, जो खर्च ना हो वो क्या है? अव्यय। अरे भैया आप कहेंगे कि सर जी ये प्रति शब्द कहाँ, खर्च कहाँ हो रहा है? कैसे खर्च कहाँ हो रहा है भैया, ये कहाँ से आ गया? तो अब हम बता रहे हैं आपको, धैर्य रखिए। ठीक है, कैसे कैसे होने वाला है? देखिए जो अव्यय है वो खर्च ना होने वाला है, जो व्यय ना होने वाला है, जो अभिकारी। यहां देखिए मैंने आपको कई, लाल वाला कहाँ गया भाई? हाँ ये रहा। तो अब देखिए यहां पर ये हमने आपको 2-3 कीवर्ड दे दिए। क्या? एक दे दिया अविकारी है, बदलता नहीं है, अव्यय, जो व्यय ना हो। आपको 3 यहाँ कीवर्ड मिल गए। ठीक है, इनसे आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये हो रहा है। तो अब जो है आप ये चीज इतना नोट कर लिए होंगे ना? हाँ, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसको आपको बता रहे हैं। ठीक है, लाइए बहुत इसको ध्यान से समझिए और बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको इसको समझा रहा हूं, और उम्मीद है कि आपको वीडियो देखते समय बहुत ही आनंद आ रहा होगा और अच्छी तरह से ये समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए अव्यय या अविकारी क्या कहते हैं। ठीक है, अव्यय जो व्यय ना हो, अव्यय जो व्यय ना हो, व्यय ना हो, जो बदले ना, जो बदले ना, कहाँ नहीं बदले, जो बदले ना, कहाँ नहीं बदले। तो वाक्य में जब हम इसका प्रयोग करते हैं, वाक्य में इसका प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर क्या होता है? कहाँ नहीं बदलेगा? इसका प्रयोग बदलने वाली बात कहाँ है? खर्च होने वाली बात कहाँ है? ये कोई मुद्रा तो है नहीं कि जो बाजार में गए जाके क्या खर्च कर दिया, वो नहीं है। जहां पर इसकी खर्च होनी है वो चीज आपको देख रहे, कहाँ ये खर्च नहीं होगा? शब्दों में ये खर्च नहीं होने वाला है। वाक्य में इसका प्रयोग करने पर, इस पर, किस पर? यानी इस शब्द पर, किस पर? अव्यय वाले पर। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका नहीं पड़ता है? ये बात मुझे पहले ही लिखनी चाहिए, लेकिन ये आपको थोड़ा सा समझाने का अलग वाला तरीका क्या है कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसका? कर्ता, क्रिया। ठीक है, इनका जो है आपको कर्ता, क्रिया, वचन, लिंग। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ खर्च होने वाला है। इसकी बाजार क्या है? ये व्याकरण की बाजार है। व्याकरण की बाजार में ये खर्च नहीं होता, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका? कर्ता, क्रिया, वचन, लिंग का। अब हम इसका एक प्रयोग करके देख रहे हैं, तब आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा कि भैया इतना लेक्चर हो गया, पता नहीं क्या बताने जा रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसका वाक्य प्रयोग करके आपको बता रहा हूं, तब अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। एक वाक्य में लिख रहा हूं कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। ठीक, एक वाक्य यहां पर लिखा गया, स्कूल जाता है। ठीक, अब देखिए यहां पर वह क्या है? करता है। ठीक, सर्वनाम भी है और कर्ता भी है। अब इसमें कर्ता आपको संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो अगर हम यहां पर कह दें, ठीक है, कोई, ये तो क्या हो गया? ये अभी वह प्रयोग है, हमको ये नहीं पता कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, अब हम जरा इसमें लिंग वाला बदलाव करके देखें क्या इस पर फर्क पड़ता है। अगर हमने यहां पे लिख दिया, चलो भाई यहां पे हमने लिख दिया कि सीता प्रतिदिन स्कूल जाता है, नहीं ना, सीता जब हम लिखेंगे तभी ये जाति बन जाएगा। ठीक है, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्रतिदिनों, प्रतिदिना, इस तरह से कुछ नहीं बना ना, यहां पर ये बदल गया। ठीक है, फिर हमने अगर कर दिया यहां पर किसी का नाम लिख दिया, मान लीजिए रमेश लिख दिया, रमेश प्रतिदिन, यहां पर भी यही रहा, ये प्रतिदिन स्कूल जाता है। ठीक, रमेश प्रतिदिन स्कूल जाता है। यहां पर देखिए क्रिया में बदलाव यहां पर हो गया, किसकी वजह से हुआ? इसकी वजह से लिंग में यहां पर परिवर्तन होता है, लेकिन यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
ठीक, तो इसीलिए इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है, अव्यय है, अविकारी है। अविकारी मतलब इसमें कोई खराबी नहीं आई, विकार माने कोई खराबी नहीं, कोई इसमें खराबी नहीं आई। यहाँ पे क्रिया में खराबी हो गई। आपको ध्यान देना होगा कि 4 तरह के जो कैटेगरी के शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, क्रिया और विशेषण, ये 4 जो हैं शब्दों के भेद आपको पढ़ाया गया है कि 8 प्रकार के होते हैं। तो उसमें ये 4 ये जो हैं ये क्या है, विकारी हैं, बदलने वाले हैं, लिंग पुरुष और वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन ये जो अव्यय है ये अविकारी में आता है, इसमें जो है कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों क्या, अव्यय जिसमें कोई बदलाव नहीं है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे इसमें बदलाव नहीं हो रहा है, क्या अव्यय है क्या अविकारी। अव्यय बराबर अविकारी दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो अब जो पहला पद अव्यय है वो समास होगा। तो हमने देखिए फिर बात क्या लिया था, उदाहरण लिया था, क्या, प्रतिदिन की बात हमने किया था, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन, ये जो है देखिए समास हो गया यहाँ पर प्रतिदिन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया अव्ययी भाव समास। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहला पद जो है अव्यय है और यही प्रधान है, तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। एक और मैं यहाँ लिख रहा हूँ उदाहरण आपको, भर पेट, भर पेट। अब लो भैया इसमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा क्या है, प्रधान कौन सा, अव्यय कौन सा है। फिर से वाक्य प्रयोग पे आ जाते हैं हम इसको पहचानने के लिए। जैसे हमने नाम लिख दिया क्या, राम ने भर पेट खाना खाया, राम ने भर पेट खाना खाया, ठीक, ये वाक्य हमने एक लिख दिया, वाक्य में प्रयोग इसका हो गया भर पेट, ठीक है। अब एक परिभाषा आपको और लिखवाई गई थी कि समूचा पद जो अव्ययी भाव है, पहला पद तो उसमें प्रधान होता है, अव्यय होता है, लेकिन समूचा पद क्या होता है, क्रिया विशेषण का काम करता है, क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम ये क्रिया है ना, खाना खाया, खाना खाया, ये क्रिया हो गई, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या बता रहा है, भर पेट। अगर हम यहाँ क्या लगा के प्रश्न पूछा, कितना लगा के पूछें, विशेषता लगाने के लिए प्रश्न हमने पूछा कि कितना खाना खाया, क्या, कितना खाना खाया, तो क्या मिला उत्तर, उत्तर क्या मिला, उत्तर क्या मिला, भर पेट खाना खाया। क्या किया उसने, भर पेट खाना खाया, ठीक, उत्तर मिल रहा है ना। देखिए राम ने कितना खाना खाया, प्रश्न हमने पूछ दिया, उत्तर क्या मिला हमको, इसी वाक्य में उत्तर छिपा हुआ है, क्या मिला, भर पेट खाना खाया। तो अब ये भर पेट किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की, पेट भर के खा लिया खूब दबा के, ठीक, तो ये क्रिया की विशेषता हो गई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये क्रिया विशेषण हुआ कि नहीं, हुआ ना, हाँ देखिए कैसे, क्रिया की विशेषता इसने बता दिया, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण, क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। तो अब यहाँ पर ये जो है भर पेट शब्द जो है, भर शब्द इसमें क्या है, ये हो गया अव्यय, तो इसलिए ये हो गया क्या, अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो अब उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब ये भर पेट हो गया क्या, अव्ययी भाव समास। अब अगर इसमें से आपको पूछ लेता है कि भैया इसमें पहला पद कौन सा है या कौन सा पद अव्यय है, तो ये आपका पहला पद हो गया, पहला पद, और ये हो गया दूसरा पद हो गया, ठीक। अब इसी तरह से आता है और शब्द है, देखिए आजन्म, एक शब्द इसमें आता है आजन्म। उदाहरण क्या है, आजन्म, आजन्म। इसको हम देखिए यहाँ पर एक तो ये हो गया, एक विग्रह भी इसी के साथ अगर हम आपको बताते चलें, आप इसका विग्रह देखें तो ज़्यादा स्पष्ट आएगा। अव्ययी भाव समास का ये भी उदाहरण है, यहाँ पर मैं आपको विग्रह लिख दूँ, ये ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए।
ठीक है। आजन, तो यहां पर हम इसका विग्रह जब करते हैं, समास का विग्रह, जन्म से लेकर आपसे इसका विग्रह भी पूछ लेता है समास में, इसका विग्रह क्या है। तो जन्म से लेकर क्या हो गया, आजन्म, जन्म से लेकर, भर पेट हो गया क्या, पेट भर कर, इसका विग्रह जो हो जाएगा पेट भर कर, पेट भरकर, और प्रतिदिन क्या है, प्रत्येक दिन। देखिए कई बार यहाँ अर्थ और समास में बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, ठीक है। ये आप लिख लीजिए इसको, क्या है ये, समास विग्रह, समास विग्रह, ये जो है समास विग्रह, इसका प्रत्येक दिन, पेट भर कर, और क्या, जन्म से लेकर, ठीक है। तो ये जो है आपको अव्ययी भाव समास के ये उदाहरण है, और उदाहरण मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप इसको लिखिए, ठीक है। अब देखिए और लिख दें उदाहरण, इसको क्या है आपका, यथाशक्ति, यथाशक्ति, ठीक। ये यहां पर यथा अव्ययी भाव है, क्या होगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ये हो गया यथाशक्ति। फिर इसके बाद आपका आ गया रातों रात, रातों रात, ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, और इसमें क्या हो जाएगा, रात ही रात में, इसका जो विग्रह हो गया क्या, रात ही रात में, ये विग्रह भी पूछता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, रात ही रात में। फिर आ गया आपका इसी तरह हाथों हाथ, हाथों हाथ, तो अब यहां पर हो जाएगा ये इसी तरह से हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, एक ही उदाहरण हो गया आपका, यथाशक्ति, रातों रात, आजन, आमरण भी हो जाएगा, आमरण, आमरण, ठीक है। इसका हो जाएगा मरने तक, मरने तक, इसका जो विग्रह हो गया मरने तक। ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण है, इसको नोट करिए, फिर हम और आगे लिख रहे हैं। ठीक है, और उदाहरण आपको लिखवा दे रहे हैं इसमें, आमरण हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। अनुदिन, अनुदिन, ठीक है। पल पल, पल पल, ठीक है। प्रतिपल भी है यहाँ पर, आप प्रतिपल कर लीजिए, ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, ठीक है। प्रतिपल, ठीक है, प्रत्येक पल, अनुदिन, प्रतिपल, प्रतिपल, अनुदिन, दिन के बाद, दिन के बाद, दिन के बाद, प्रतिपल हो गया क्या, प्रत्येक पल। चला चली शब्द है, चला चली, चला चली, देखिए यहां पर इसका विग्रह क्या, चलने के बाद चलना, चलने के बाद चलना, चलने के बाद चलना। इसी तरह से है मारा मारी, क्या है, मारा मारी, मारा मारी का हम जब विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, मार के बाद मार, ठीक है, मार के बाद मार, ये हो गई मारा मारी। अनुदिन हो गया, प्रतिपल, चला चली, मारा मारी, ठीक है। गांव गांव, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका, गांव और गांव, हाथों हाथ आपने लिख लिया है, ठीक है, इसको नोट करिए आप।
ठीक है, अब आइए देख लेते हैं और इसमें क्या है, कुछ उदाहरण और आपको हैं इसमें। क्या है, गांव 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 गांव, ठीक है। तो गांव ही गांव में, क्या इसका हो जाएगा, गांव ही गांव में, ठीक है, गांव ही गांव में। फिर इसके बाद हो गया अनुदिन, हो गया मारा मारी चला चली, गांव ही गांव में। फिर क्या, अनुरक्ति अनुरक्ति, ठीक है। इसी तरह से अनुरक्ति है, विरक्ति है, विरक्ति है, ठीक है। ये शब्द भी आपको इसमें ये मिल जाने वाले हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ इतने उदाहरण लिखने के बाद इसमें एक चीज और आ रही है, क्या कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि लगभग सभी शब्दों में आ रहे हैं। कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, देखिए, अनु है, प्रति है, ठीक है, भर है, आ है, ठीक है, या है, यथा है। ये शब्द जो हैं आपके लिए पहचान है। तो अब जो है मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं कि क्या अव्ययी भाव समास की पहचान। इसके बाद कुछ आपको और शब्द लिखाएंगे, थोड़ा सा पहचान आपको और लिखवा दी जाए, ठीक है। पहचान से आप और आसानी से पहचान लेंगे। क्या होगा, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास की पहचान आप कैसे कर रहे हैं, पहचान, ठीक। तो जिन शब्दों के अंत में, देखिएगा क्या है, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, अंत में क्या क्या, अनु, भर, अनुभर, प्रति, यथा, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में अनुभर, यति, प्रति, यथा, और क्या आ गया, अनुभर, यति, प्रथा, अ इत्यादि आते हैं। और भी शब्द हैं, इत्यादि आते हैं, आते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास, यानी उन शब्दों में क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऐसे शब्द आपके पहचान के लिए हैं कि जिन शब्दों के अंत में, लिख दिया गलत, जिन शब्दों के आरंभ में, भाई गड़बड़ हो गई, ठीक है। जिन शब्दों के आरंभ में, आरंभ में, आरंभ में यानी शुरू में ही ये शब्द आए, वो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख लीजिए। तो अब ये आपके लिए पहचान हो गया कि इन शब्दों के आरंभ में अनुभर, प्रति, यथा, आ ये इत्यादि आते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा जो ये वीडियो, आपके लिए कैसा रहा, आप इस पर अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हमारे चैनल को दोस्तों इतनी मेहनत से मैंने आपको समझाया है, आप इसको एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसके बाद जो इसका अगला और भेद है वो हमारी अगली वीडियो में मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, आपको तुरंत हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।